नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल सरवन जीएस क्लासेस में। पिछले क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे थे पाषाण काल में हम लोग मध्य पाषाण काल पढ़ लिए थे। चलिए आज हम लोग आगे चर्चा करेंगे नव पाषाण काल के बारे में। पिछले क्लास में हम लोग मध्य पाषाण काल को पूरा चर्चा कर लिए थे। आज हम लोगों का बचा हुआ है पाषाण काल का एक चैप्टर नव पाषाण काल। और हम लोग पाषाण काल को क्यों विभाजित किए हैं ये कई बार हम लोग चर्चा किए। जैसे कि हम लोग ये देखे थे कि किस तरह से मनुष्य ने अपने जीवन में जब जब चेंजिंग लाया है तो इतिहास को सुलभ बनाने के लिए, समझने में आसानी लाने के लिए हम लोगों ने इतिहास को बार बार विभाजित किया है ताकि पढ़ने में आसानी हो। इतिहास को विभाजित नहीं किया जा सकता है। जैसे नव पाषाण काल, पिछले क्लास में भी चर्चा किए थे कि नव पाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? शब्द का प्रयोग किसने किया था? जॉन लुबाक ने किया था। जॉन लुबाक ने किया था। लुबाक। और आपको ये भी चर्चा किए थे कि जॉन लुबाक ने पाषाण काल को दो भागों में बांटा था। पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल, इन्होंने पूरा और नव पाषाण काल को बांटा। लेकिन जब हम लोग देखें कि पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच में बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है मनुष्य के संस्कृति में, उसके किए गए क्रियाकलाप में, उसके द्वारा उपयोग किए गए उपकरण में। इसीलिए हम लोगों ने इसके बीच में क्या लगा दिया? मध्य पाषाण काल। यानी इतिहासकारों ने इसके बीच में मध्य पाषाण काल को रखा बीच में। तो हम लोग ये भी चर्चा किए थे कि पाषाण काल को सबसे पहले तो तीन भागों में बांटा था। पाषाण काल को हम लोग तीन भागों में बांटे थे। एक तो हो जाएगा आपका पूरा पाषाण काल, एक हो जाएगा आपका मध्य पाषाण काल और एक हो जाएगा नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को भी हम लोग तीन भागों में बांटे थे। उच्च पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और नव पूरा पाषाण काल। हम लोगों ने उच्च पूरा पाषाण काल को पढ़ लिए, मध्य पूरा पाषाण काल को पढ़ लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों नव पाषाण काल। देखिए हम लोग ये चर्चा किए थे कि मनुष्य ने सबसे पहले बड़े पत्थरों का उपयोग किया था। कब? यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे सबसे पहले निम्न पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पूरा पाषाण काल, उसके बाद उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, इस तरह से था। तो हम लोग देखे थे कि निम्न पूरा पाषाण काल में मनुष्य ने क्या किया था? जैसे ये पत्थर है तो पत्थरों को तोड़ करके, वो बाहरी भागों का पत्थर को ये तोड़ करके वो बड़ा भाग का उपयोग करता था। यानी मनुष्य कम को अधिक था, उनको अधिक नॉलेज नहीं था, इस कारण से वो बाहरी भागों का उपयोग करता था। और इस बाहरी भाग को कोर कहते हैं। इसीलिए निम्न पूरा पाषाण काल को हम लोग कोर संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। और हम लोग ये भी देखे थे कि इसका जो नव पाषाण काल का स्थल है तमिलनाडु में मिला था। जो हैंड एक्स मिला था पलवरम में, तमिलनाडु के पलवरम में हैंड एक्स प्राप्त हुआ था, इसीलिए उसको हम लोग हैंड एक्स संस्कृति भी कहते हैं। क्योंकि तमिलनाडु को मतलब के जो तमिलनाडु वाला इलाका है, चेन्नई को मद्रास भी कहते हैं, इसीलिए उसको मद्रासी संस्कृति भी कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखे थे सोहन नदी घाटी में भी प्राप्त हुआ था, इसीलिए उसको सोहन संस्कृति भी कहते हैं। तो ये सब हम लोग चर्चा कर लिए थे निम्न पूरा पाषाण काल में। यानी मनुष्य ने जो है इस काल में पत्थर का बड़े वाला टुकड़ा का इस्तेमाल करता था। उनको लगता था बड़ा पत्थर से आसानी से मतलब के शिकार किया जा सकता है, क्योंकि वो कम बौद्धिक था। लेकिन मध्य पाषाण काल में आपको बताए थे दोस्तों, यही पत्थर का जो टूटा हुआ भाग था वो छोटा मतलब भाग का उपयोग करता था, क्योंकि अब वो बौद्धिक हो गया था हल्का। इसीलिए उनको लगा नहीं, पत्थर छोटा आसान होता है, इसीलिए ये छोटा पत्थर को फलक कहते हैं। इसीलिए इस संस्कृति को यानी कि मध्य पूरा पाषाण काल में मनुष्य ने फलक जैसे पत्थरों का इस्तेमाल किया, इसीलिए उसको फलक संस्कृति कहते हैं। अब देखिए उसके बाद हम लोग निम्न पूरा पाषाण काल में देखे थे। निम्न पूरा पाषाण काल भी हम लोग देख लिए थे। निम्न पूरा पाषाण काल में मनुष्य ने जो परिवर्तन लाया है, छोटे छोटे पत्थरों का इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया था, छोटे छोटे। और इस काल में मनुष्य ने ब्लेड जैसे पत्थरों का इस्तेमाल करना प्रारंभ किया था, ब्लेड जैसे पत्थरों का, इसीलिए इसको ब्लेड संस्कृति भी हम लोग कहते हैं। उच्च पूरा पाषाण काल
ब्लैक संस्कृति भी कहते हैं। अब हम लोग मध्य पाषाण काल को भी पढ़ लिए थे। मध्य पाषाण काल में हम लोग देखे थे कि मनुष्य ने जो है सूक्ष्म प्रकार के बारीकी जैसे पत्थरों का इस्तेमाल किया है, कुछ हड्डियों का भी प्रमाण मिला है। इस आधार पर हम लोग बांट दिए हैं। यानी कि निम्न पूरा पाषाण काल में मनुष्य ने बड़े पत्थर का, कोर जैसे पत्थर का इस्तेमाल किया। मध्य पूरा पाषाण काल में मनुष्य ने फलक जैसे पत्थरों का इस्तेमाल किया, जबकि उच्च पूरा पाषाण काल में मनुष्य ने ब्लेड जैसे पत्थरों का इस्तेमाल किया। जबकि मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने जो है सूक्ष्म बारीकियों जैसे पत्थरों का इस्तेमाल किया। इसलिए हम लोग मध्य पाषाण काल को विभाजित कर दिए। अब दोस्तों यहाँ तक तो हम लोग समझ गए कि यहाँ तक विभाजित किया, लेकिन नव पाषाण काल को, जो आज हम लोग का पाषाण काल का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, नव पाषाण काल को मतलब कि किस आधार पर इतिहासकारों ने विभाजित किया, क्यों विभाजित किया? तो देखिए दोस्तों, जो नव पाषाण काल है इसमें क्या अंतर दिखाई देता है? इसमें अभी तक तो मनुष्य ने इस तरह से पत्थर का इस्तेमाल करते थे, लेकिन नव पाषाण काल में जब खुदाई किया गया इलाहाबाद में खुदाई जो करवाए थे इलाहाबाद में, लौ मैसूरिये, नव पाषाण काल के जो खोजकर्ता है, नव पाषाण काल के खोजकर्ता, इनके खोजकर्ता है लौ मैसूरिये ने इलाहाबाद में खुदाई करवाई। इन्होंने इलाहाबाद में खुदाई के दौरान इनको पहली बार चमकदार पत्थर मिले हैं। यानी कि अभी तक मनुष्य ने चमकदार पत्थर का इस्तेमाल नहीं किया था। ये मतलब कि घिसा हुआ चमकदार पॉलिशदार पत्थर, यानी कि पॉलिश किया हुआ पत्थर मिला, यानी कि पॉलिशदार पत्थर, चमकदार नहीं, पॉलिशदार पत्थर मिले। जब पॉलिशदार पत्थर मिले, ठीक है, तो यहाँ भी मनुष्य ने क्या कर दिए? परिवर्तन किए। यानी कि पहले मनुष्य पॉलिशदार नहीं, पहले बड़े से छोटे पत्थर, छोटे से बारीकी में आए, उसके बाद पत्थर को वो लोग पॉलिश करने लगे घिस करके। इसीलिए यहाँ पे इतिहासकारों ने इसको विभाजित किया, इसीलिए इसका नाम नव पाषाण काल रखा, इस पॉलिशदार पत्थर के आधार पर। उसके बाद कर्नाटक में जो खुदाई किया गया है, कर्नाटक में एक स्थान है दोस्तों, एक चलिए, हाँ, तो देखिए नव पाषाण काल में, हाँ, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि पॉलिशदार पत्थर का जो है कि खोज किया, इसीलिए इसको नव पाषाण काल में रखे। उसके बाद कर्नाटक में एक स्थान है लिंगसूर में, देखिए ध्यान में रखिएगा, लिंगसूर में नव पाषाण काल के सबसे प्राचीन, मतलब यहाँ पे कुल्हाड़ी खोजा गया, जो पॉलिशदार कुल्हाड़ी था, यहाँ से कुल्हाड़ी खोजा गया, जो यहाँ नव पाषाण काल के सबसे प्राचीन है दोस्तों, नव पाषाण काल के प्राचीन कुल्हाड़ी खोजा गया। यहाँ से कुल्हाड़ी, ये पॉलिशदार कुल्हाड़ी है, ये पॉलिशदार कुल्हाड़ी जो कर्नाटक के लिंगसूर से प्राप्त हुआ है, ये कर्नाटक के लिंगसूर से प्राप्त हुआ है। इस आधार पर अब जब इसके ऊपरी लेयर में, आपको ये भी बताए थे कि लेयर जैसे इतिहास की जब खुदाई होती है तो इस तरीके से खुदाई होती है। तो सबसे निचले लेयर में हम लोग पढ़े थे निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। यानी इस लेयर में, ये आपका नव पाषाण काल का लेयर है, इस लेयर में ये पॉलिशदार कुल्हाड़ी मिला है। इसके ऊपरी वाले लेयर में हर स्थान पे यही, मतलब कि कर्नाटक में भी यही लेयर में मिला है और इलाहाबाद में भी यही लेयर में मिला। इसीलिए इस लेयर को जो है नव पाषाण काल में रखा गया, क्योंकि देखा गया कि मनुष्य ने चेंजिंग लाया है इस काल में, इसीलिए इसको चेंजिंग कर दिए है। ठीक है, नव पाषाण काल को। ठीक है, अब देखिए नव पाषाण काल में और क्या बड़ा बड़ा चेंजिंग आया है, इसको भी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या चेंजिंग आया है। एक इतिहासकार है गार्डन चाइल्ड ने इसको क्रांति का काल कहा है। गार्डन चाइल्ड महोदय ने इसको क्रांति का काल कहा है। क्यों कहा है क्रांति का काल? ये गार्डन चाइल्ड इन्होंने जो है क्रांति का काल कहा है, नव पाषाण काल को क्रांति का काल कहा है। ठीक है, क्रांति का। अब क्रांति का काल क्यों कहा है? क्योंकि इस काल में मनुष्य पहली बार ये दिखाई देने लगा है कि मनुष्य जो है अब उपभोक्ता से उत्पादक हो गया है, उपभोक्ता से उत्पादक हो गया है।
अब इसका प्रमाण दिखाई देता है दोस्तों, कई जगह पे खुदाई से अन्नागार का प्रमाण मिला है, अन्नागार का प्रमाण मिला है। और ये अन्नागार कहीं न कहीं साबित करता है कि मनुष्य जो है अधिशेष उत्पादन करने लगा होगा, यानी कि खेती करने लगा होगा और खेती में अपने मतलब की क्षमता से भी ज्यादा उत्पादन कर रहा होगा, इसलिए तो उसको अन्नागार का जरूरत पड़ा होगा अपने मतलब के फसल को संचित रखने के लिए। इसका मतलब अब मनुष्य उत्पादक से मतलब कि उपभोक्ता से उत्पादक बन चुका है, उपभोक्ता से उत्पादक बन चुका है, यानी पहले वो सिर्फ उपभोक्ता था लेकिन अब वो उत्पादक बन चुका है और अधिशेष उत्पादन करने लगा है। और यही अधिशेष उत्पादन जो है कि समाज में प्रतिस्पर्धा लाता है, समाज में एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा को स्थापित करता है। पूंजी जब तक पैसा नहीं रहता है एक दूसरे में ठीक रहता है, लेकिन यही जैसे जैसे पूंजी जो है कि समाज में बढ़ते जाता है, लोग उस पूंजी के प्रति लालची होते जाते हैं और समाज में प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगता है। आज का समाज में वही दिखाई देता है कि हर व्यक्ति इस पैसे के पीछे भागते हैं और प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। पहले का समाज आप लोग मतलब कि आप लोग भी ध्यान में होगा, और नहीं तो हम लोगों का जो पहले वाला जनरेशन था, पहले समाज में इतनी प्रतिस्पर्धा नहीं थी जितनी आज दिखाई देता है। अब आज के दौर में हर इंसान जो है मतलब अपन मतलबी हो गए हैं एक प्रकार से, क्योंकि वो हर व्यक्ति जो है पैसा के पीछे भाग रहे हैं। प्रतिस्पर्धा समाज में बढ़ गया है क्योंकि पैसा बढ़ गया है, पैसा बढ़ गया, हर व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है, इस कारण से प्रतिस्पर्धा समाज में बढ़ गया है। पहले कुछ नहीं था, लोगों में ईमानदारी था, लोगों में एक दूसरे के प्रति कर्तव्य की भावना थी। खेतों में काम करता था, अगर किसी का काम पूरा नहीं, हल बैल लेकर के जाता था, हल से काम करता था, और किसी का काम पूरा नहीं होता था तो दूसरे किसान उनका मदद कर देते थे। लेकिन आज ऐसा दिखाई नहीं देता है, आज लोग एक दूसरे को दबाने का प्रयास करता है, उसको उठाने का प्रयास नहीं करता है, क्योंकि समाज में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। और ये प्रतिस्पर्धा का ही कारण है पूंजी का बढ़ जाना, पैसे का मार्केट में आ जाना, इसी कारण से समाज आज प्रतिस्पर्धक समाज हो गया है। और यही चीजें, और इसकी शुरुआत कब होती है, यहीं से इसकी शुरुआत मानी जाती है। जब यहाँ से मनुष्य उत्पादक से उपभोक्ता बन गए तो यहीं से इसकी शुरुआत होती है। अब मनुष्य एक दूसरे में देखेंगे कि मतलब आक्रमण का प्रमाण मिलेगा, एक दूसरे में युद्ध करेगा। क्यों? वो उत्पादन, वो चाहेगा हम उनसे ज्यादा उगाएं, वो चाहेगा हम उनसे ज्यादा उगाएं। इस कारण से इन्होंने गार्डन चाइल्ड ने इसको क्रांति का काल कहा। यहाँ एक नई क्रांति हो गई है एक प्रकार से, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया आपका बेसिक चीजें चर्चा। और बेसिक चीजें हमेशा ध्यान में रखना है कि कहाँ क्या क्या चेंजिंग आया है। एकदम शुरू से पाषाण काल से लेकर के मतलब पाषाण काल का उच्च पूरा पाषाण काल से लेकर के नव पाषाण तक में क्या क्या चेंजिंग आया है। और इसके बाद भी देखेंगे मनुष्य जो है चेंजिंग करता है दोस्तों। इसके बाद जो नव पाषाण काल के बाद हम लोग पढ़ते हैं ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल क्यों? क्योंकि वहां पे मनुष्य तांबे का खोज कर लेता है। तांबा का प्रमाण यहाँ भी दिखाई देता है, लेकिन अधिक मात्रा में जो तांबा मिलता है इसके ऊपर वाला लेयर में मिलता है, इसीलिए उसको ताम्र पाषाण काल कह देते हैं। यानी मनुष्य तांबे का भी उपयोग करेगा और जो है मतलब उसके साथ साथ पत्थर का भी इस्तेमाल करेगा। चलिए, तो इसके बाद वाला, लेकिन इस काल का जो स्थल है जहां से, और इसकी कुछ विशेषता, इसको जान लीजिए कहां से क्या क्या प्राप्त हुआ है। ये तो आपका एग्जाम के व्यू से भी जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा स्थान से नवपाषाण काल के स्थल पाए गए हैं, क्या क्या पाए गए हैं, उनकी विशेषता, ठीक है। तो उनको थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। चलिए, तो एक एक करके हम लोग थोड़ा सा पहले इसका जो है पूरा स्थल को देख लेते, फिर एक एक विशेषता को हम लोग जानेंगे, सबका एक एक करके डिटेल से चर्चा कर लेंगे। जैसे ये आपका है, ये है आपका पाकिस्तान, ये है आपका पाकिस्तान, भारत के सबसे अच्छा मित्र है ना, सबसे ज्यादा दोस्ती चलता है इसी से। बाकी आप लोग सब समझदार हैं कितना अच्छा दोस्ती है 1947 के बाद से, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आपका मिला है मेहरगढ़, ठीक है। मेहरगढ़ पाकिस्तान में मेहरगढ़ है, और एक है आपका स्वात घाटी, ये पाकिस्तान का दो स्थल है। स्वात घाटी में, यानी कि स्वात घाटी तो नदी घाटी है, वहां जो एग्जैक्ट स्थान में खुदाई हुआ है वहां पे दबन सादात, किले गुल मोहम्मद, ठीक है, डेरा इस्माइल खां, ठीक है, रहमान ठोरी और बुलेर, ये स्थान श्वेत घाटी का है। देखिए, श्वेत नदी घाटी है दोस्तों, और उसके एग्जैक्ट स्थान में जहां खुदाई हुआ है वो एग्जैक्ट स्थान का है। जैसे भागलपुर, जैसे पटना एक पूरा शहर है,
लेकिन पटना में भी एक जगह है, जैसे भागलपुर में भी एक जगह उर्दू बाजार। उसी तरीके से ये, ठीक है, स्वात घाटी में एग्जैक्ट स्थान है, ठीक है, पाकिस्तान का यह स्थल है। उसके बाद जम्मू कश्मीर में, ये देखिए जम्मू कश्मीर में आपका बुर्ज होल और गुफा करार, ये दो इम्पोर्टेंट स्थल है। इसके बारे में बारीकी से हम लोग जानेंगे, गुफ करार के बारे में और बुर्ज होल के बारे में। ध्यान, हाँ ये जरूर ध्यान में रखना है, कभी कभी डायरेक्ट बीपीएससी का पीटी में पूछ देता है बुर्ज होल किस काल के पूरा स्थल है, यहाँ या उससे क्या क्या पाए गए, कभी ये पूछ देता है डायरेक्ट, ठीक है, इसीलिए। उसके बाद आपका यूपी में सहगोरा और कुलदीवा। आप लोग कुलदीवा के बारे में तो कई बार पढ़े होंगे, कई बार क्वेश्चन आया यहाँ से, जो धान का प्रमाण को लेकर के। उसके बाद आपका अपना बिहार में आपका चिरांग, चेचर, कुतुबपुर, इमलीडी, ठीक है, उसके इमलीडी, खुर्द, भुनाडी, बैना, ठीक है, ये स्थान बिहार का है। बिहार का स्थान ध्यान में रखना है, एक एक करके चर्चा करेंगे। चिरांद, चेचर, कुतुबपुर, इमलीडी, खुर्द, भुनाडी, बैना, ये स्थल बिहार के हैं। उसके बाद आपका असम में आपका है द्वांजलि हैंडिंग एक नाम है ये, ठीक है। उसके बाद सरतरु, उसके बाद मारकडोला, ये असम का स्थान है, ठीक है। उसके बाद आपका मेघालय से यहाँ झूम की खेती मिला है। झूम की खेती का स्पष्ट प्रमाण तो मारकडोला देता है, ये जो असम का है, अभी चर्चा करेंगे। उसके बाद ओडिशा का कुचाई, ये स्थान है। आंध्र प्रदेश का उतनूर, नागार्जुन कुंडा और पलवाय, ये आंध्र प्रदेश का स्थल है। उसके बाद तमिलनाडु का पय्यमपल्ली, ये नवपाषाण काल में यहाँ का स्थल है। कर्नाटक में आपका संगनकल्लू, हल्लूर, बुदिहाल, तेक्कलकोटा, कोडेकल, कुबगल, ये स्थान कर्नाटक का है जो नवपाषाण काल का है। अब थोड़ा सा इन सब के बारे में एक एक करके विशेषता समझ लेते हैं कि नवपाषाण काल में जो है क्या परिवर्तन दिखाई देता है, क्या क्या मतलब कि खुदाई से प्राप्त हुआ है, जिसको हम लोग जो मध्य पाषाण काल से नवपाषाण काल को अलग करते हैं, क्या अंतर दिखाई देता है दोनों में। चलिए इसके बारे में पहले एक एक करके हम लोग मेहरगढ़ से ही स्टार्ट करते हैं, इधर से ही स्टार्ट करते हैं। मेहरगढ़ जो इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेहरगढ़। चलिए तो हम लोग मेहरगढ़ से ही स्टार्ट करते हैं। ये आपका मेहरगढ़, ये जो मेहरगढ़ है, यहाँ से मेहरगढ़ से इसकी खुदाई, यहाँ से एक चीजें नई चीजें दिखाई देती है, आपको पहले भी चर्चा किए थे। जैसे यहाँ पे एक ही स्थान से 3 संस्कृति का मतलब कि प्रमाण मिलता है, 3 संस्कृति का। यहाँ के मतलब कि 7 लेयर से, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लेयर है। इन 7 लेयर में 7 लेयर में 3 संस्कृति का प्रमाण एक ही स्थान से देता है, ये मेहरगढ़ से। इसमें जो सबसे निचले वाला लेयर है, ये आपका हो जाएगा नवपाषाण काल का प्रमाण देता है। इसके ऊपरी वाला जो लेयर है, ये आपका नवपाषाण काल, इसके ऊपरी वाला लेयर जो है ये आपका ताम्रपाषाण काल का प्रमाण देता है, ठीक है। और सबसे ऊपरी वाला जो लेयर है, ये आपका कांस्य काल यानी कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमाण देता है। ये ध्यान में रखना है, ठीक है, कि एक ही स्थान से तीनों संस्कृति का जो प्रमाण, इससे पहले भी बेलन घाटी बताए थे, वहां पे आपको बताए थे मध्य पाषाण मतलब कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, वहां भी आपको चर्चा किए थे। सॉरी, उच्च पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल बेलन घाटी से पाया गया है। जबकि यहाँ से मेहरगढ़ से नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और कांस्य काल का प्रमाण देता है। ये सब क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट आता है, इसका ध्यान में रखना है इसको, ठीक है। हाँ, यहाँ जो खुदाई करवाया है जर्सीस महोदय ने करवाया है, जर्सीस महोदय ने करवाया है। इस तरह जर्जिस कहीं नाम आ जाता है, जर्जिस महोदय ने करवाई इसकी खुदाई। अब यहाँ से और क्या क्या प्रमाण मिलता है, यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज है, यहाँ से जो है खेती का प्रमाण मिलता है, यानी मनुष्य अब खेती करने लगा है। आप थोड़ा सा 2 मिनट चर्चा करते हैं। देखिए, मनुष्य जब मतलब जंगलों से, आपको बताए थे जब मतलब मानव की उत्पत्ति बता रहे थे, तो उसमें बताए थे कि मनुष्य जो है पहले मतलब जंगलों में रहता था,
जो रामापिथेकस है वो दो भागों में बटा था, एक जंगली भागों में आ गया था और एक मैदानी भागों में। मैदानी भागों में जो आ गया वो आपका ऑस्ट्रेलियोपिथेकस कह रहा है। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस के बाद होमो हैबिलस, हैंडेलबर्ग, निएंडरथल, उसके बाद कई क्रो-मैग्नान, उसके बाद लास्ट में आपका होमोसेपियंस मानव आया। और आपको बताए थे कि मध्य पाषाण काल में जो भी जो है होमोसेपियंस मानव का पदार्पण होता है, ये आपको चर्चा किए थे। अब देखिए इसका, अब यहाँ तक मनुष्य आते और होमोसेपियंस एक बौद्धिक मानव है, जो कि होमोसेपियंस मैदानी भाग में मनुष्य के आने से कई साल हो गया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियोपिथेकस सबसे आदि पूर्व है और होमोसेपियंस जो है मनुष्य का सबसे निकटतम पूर्वज। यहाँ ये इतना फेज जो है मनुष्य का मैदानी भागों में रहा। जब इतना फेज मनुष्य का मैदानी भागों में रहा तो अब धीरे धीरे वो जानवर को, कच्चा मांस को खाने से लेकर के अब वो जो है उत्पादक हो चुका है, यानी अब वो खेती करने लगा। पहले गुफाओं में रहता था तो कच्चा मांस खाता था। धीरे धीरे कच्चा मांस से उनका ये रहा होगा, हो सकता है ऐसा हुआ होगा कि धीरे धीरे एक तो पहले कुत्ता को पालतू पशु बनाए, हो सकता है ऐसा हुआ होगा कि वो जानवर को खाते होंगे और गुफा में रहते होंगे। एक दिन ऐसा हो गया होगा कि मतलब एक जानवर एक्स्ट्रा ला लिया होगा पकड़ के, तो वो रहा होगा कुत्ता। अब कुत्ता को पकड़ के रख लिया होगा, वो सोचा होगा अगले दिन खाएंगे। और हो सकता है कि मतलब कि कुत्ता को पकड़ के रख लिया होगा, सोचा होगा अगले दिन खाएंगे, और रात में कुत्ता भौंकने लगा होगा, खूब भौंकने लगा होगा, तो उनको लगा होगा कि ये जो कुत्ता है हमारा रक्षक हो सकता है, यानी कोई भी जानवर उधर से हमला करेगा तो ये चिल्लाएगा, इसीलिए उसको हो सकता है पालतू बना लिया होगा, ऐसा हो सकता है। तो इस तरह से पालतू पशु कुत्ता को बनाया सबसे पहले, उसके बाद शायद भेड़ को बनाया गया था, उसके बाद और कई जानवर को बनाया गया है। तो अब देखिए वो पशु को पालतू बनाने लगे। अब उसके बाद अब ऐसा हो सकता है कि जब एक जगह में वो गुफाओं में रहते थे तो कंदमूल फल भी खाते थे, वो जानवर को भी खाते थे, कंदमूल फल खा करके वो साइड में फेंक देता होगा और वहां देखता होगा तो उसी समय में वहां बीज उग गया है। जब उसी समय में वहां बीज उग गया है तो उनको लगा होगा अगर इसी बीज को हम छींट देते हैं तो हो सकता है अधिक मात्रा में उत्पादन हो और हमको जो है ढेर दूर जाना नहीं पड़ेगा कंदमूल लाने के लिए, ऐसा हो सकता है। और इसीलिए उन लोगों ने खेती करना प्रारंभ किया था, क्योंकि वो लंबे समय से अब जो है कि जब मैदानी भागों में आ गया था, तो इस तरह से खेती का शुरुआत हुआ होगा। अब खेती, अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट नया निकल करके आता है। जब मनुष्य खेती करेगा, देखिए जब मनुष्य खेती करेगा तो खेती करने के लिए मनुष्य को एक स्थान में रहना पड़ेगा कम से कम 6 महीने तक, और 6 महीने तक जब वो रहेगा उसके लिए उसको मैदानी भागों में झोपड़ी बनाना पड़ेगा। इसीलिए आपको पिछले क्लास में बताए थे कि मतलब कि 14 झोपड़ियां एक साथ मिली है। और यहाँ भी देखेंगे गर्तावास का प्रमाण मिला है। इसका मतलब है कि वही गर्तावास प्रमाण मिलता है कि वो एक जगह झोपड़ी बना करके रहे होंगे, कृषि करते होंगे। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि जब एक जगह पे वो रहते होंगे तो एक जगह में एक दूसरे से बात करने के लिए भाषा का विकास चाहिए, कुछ तो बोलना प्रारंभ किया होगा वो लोग। और जब वो एक जगह समूह में रहेंगे तो भाषा का विकास होगा, वो एक समूह खास भाषा का विकास करेगा। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि दक्षिण भारत में अलग खास समूह में खास भाषा बोला जाता है कई स्थान में। मतलब दक्षिण भारत में आप जाइए, तमिलनाडु, मतलब कर्नाटक का कुछ हिस्सा, आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा में तमिल भाषा भाषी लोग रहते हैं, जबकि उसी का बगल में आपका केरल है, वहां मलयालम बोला जाता है। वो कर्नाटक का जो उत्तर दक्षिण पश्चिम हिस्सा को छोड़ करके बाकी हिस्सा में कन्नड़ बोला जाता है। तो यानी कि भाषा जो है ये मतलब राज्य को नहीं, राज्य तो एक राजनीतिक सीमा है, भाषा का विकास तो एक भौतिक क्षेत्र में रहने वाले मनुष्य की है। तो इसका मतलब ये है कि अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले लोग जो एक समूह में रहते थे वो अलग अलग भाषा का विकास करेंगे। आज हम लोग भी देखिए, हम लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं। कोई मतलब दक्षिण भारत में रहते हैं उनका भाषा अलग है, बिहार में रहते हैं उनका भाषा अलग है, उत्तर प्रदेश में लोग भाषा अलग बोलते हैं, बिहार में भी आप कई स्थान में जाएंगे तो अलग अलग भाषा मिलेगा। इसका मतलब एक खास समूह के लोग खास भाषा का विकास किया है। और उसी तरह जब खेती करते होंगे तो एक समूह में रहते होंगे तो उन्होंने खास भाषा बोलना प्रारंभ कर दिया।
वहाँ बगल वाले लोग जो है खास भाषा बोलना प्रारंभ कर दिया। इसी तरह भाषा का विकास होगा, यानी कि एक समूह जो है भाषा ने समूह का विकास किया, क्योंकि जब जो भाषा मतलब जो लोग जो 2 या 4 लोग या एक समूह के लोग एक भाषा बोलते होंगे उनसे एक समूह बन गया होगा, और समूह से समुदाय बनता है, और समुदाय से समाज का निर्माण होता है, और समाज ने वही समाज जो है आगे जाकर के एक मतलब कि नगरीकरण की ओर जाता है। और इसी के बाद हम लोग जो पढ़ते हैं वही हड़प्पा सभ्यता जो बड़ा नगर दिखाई देता है। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि नहीं, हड़प्पा सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने बसाया था। ये कहा, ये तो प्रमाण हो जाता है कि भारत के लोगों ने धीरे धीरे हड़प्पा सभ्यता का विकास किया है। बस इसको बारीकी से समझने की जरूरत है। ये हम लोगों को दिखाई देता है कि नहीं, यहीं से आप भी समझ सकते हैं कि मनुष्य ने किस तरह धीरे धीरे विकास किया है, और इसका प्रमाण भी मिल जाता है। तो यहां से जो है खेती का प्रमाण मिलता है, और खेती में क्या, खेती का जो प्रमाण मिलता है मेहरगढ़ से, यहाँ पे आपका जौ, मटर, यहाँ पे आपका जौ है, मटर है, और यहाँ पे आपका जामुन का भी प्रमाण मिला है, जामुन का बीज मिला है। यहाँ पे अंगूर का खेती का प्रमाण मिला है, यहाँ पे बैर का खेती मतलब मिला है, जो आप बैर जो खाते हैं वो बड़ा बड़ा जो बैर होता है कांटा वाला गाछ, वो बैर, ठीक है, बैर नहीं दोस्तों, बैर बैर होता है, बैर का मतलब दुश्मन हो जाता है, बैर होता है, ठीक है। तो जौ, मटर, जामुन, अंगूर, बैर और कई सारे मिले हैं। यहाँ पे कपास, यहाँ आपका कपास भी मिला है, कपास, उसके बाद कपास, मटर, बैर, उसके बाद अंगूर, ये सब आदि प्रमाण मिले हैं यहाँ से मेहरगढ़ से। इसका मतलब है कि मनुष्य अब खेती करना प्रारंभ कर दिया है अच्छी तरीके से, मनुष्य जो है खेती करना प्रारंभ कर दिया है, यानी अब मनुष्य जो है उत्पादक से उपभोक्ता से उत्पादक बन गया है। उसके बाद यहीं पे हम देखेंगे जब मनुष्य खेती कर रहा है तो इस खेती का जो अनाज मतलब उपजेगा तो उसको रखने के लिए भी चाहिए, तो यहीं से हम क्या दिखाई देता है आगे, अन्नागार का प्रमाण मिला है। देखिए कॉन्सेप्ट को समझना है, यहीं से अन्नागार का प्रमाण मिला है। देखिए मेहरगढ़ से ही ये तो आपका खेती का प्रमाण रहा, यहीं से अन्नागार का प्रमाण मिला है। अन्नागार, अन्नागार मतलब जो अनाज को मतलब संचित करने के लिए जो मतलब वो भंडारण जो होता है, मतलब अनाज को संचित करने के लिए हम लोग बचपन में देखे थे कि हम लोग के दादी माँ जो है कि कोठी बनाती थी, बड़ा बड़ा मिट्टी का होता था, गोल गोल, और चरकुट भी होता था। उसी तरह से अनाज को संचित करने के लिए मिट्टी का अन्नागार मिला है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे और क्या है कि एक खोपड़ी में शल्य मतलब की क्रिया का प्रमाण मिला है, यानी कपाल में शल्य क्रिया, कपाल में शल्य क्रिया मतलब कि खोपड़ी को जो है कि वो मतलब ऑपरेशन करने का प्रमाण मिला। इसका मतलब मनुष्य कहीं कहीं हो सकता है उनको कुछ बीमारी हुआ होगा और उसको बचाने के लिए वो लोग उनका ऑपरेशन करके, हो सकता है घाव हो गया होगा उनको निकालने के लिए, या कीड़ा हो गया होगा मतलब माइंड में, इसलिए उनको निकालने के लिए ऐसा किया होगा। इसका मतलब मनुष्य पूरा बौद्धिक हो चुका है, और हो सकता है वो लोग जड़ी बूटी का मतलब कि वो उपयोग करता होगा उस समय घाव में लगाने की। आज से 20 साल पहले इतना डेवलप नहीं था, लोग कैसे इलाज कराते थे, डॉक्टर के पास तो जाना आसान था नहीं, डॉक्टर पे था भी नहीं इतना जो आज हम लोग प्रतिस्पर्धी समाज में जी रहे हैं, ऐसा तो था नहीं। तो देखिए उसी तरह तो हम लोग ये भी देखते हैं 20 साल पहले मनुष्य जो है कि जड़ी बूटी का इस्तेमाल ज्यादा करता था। पहले तो दवा दारू इतना होता भी नहीं, दारू नहीं दोस्तों, दवा, ठीक है। तो चलिए आप लोग मतलब गलत इंटेंशन नहीं लीजिएगा, नहीं तो फिर बोलेंगे कि आप लोग, ठीक है। चलिए हाँ, यहाँ कपाल में जो है शल्य क्रिया का प्रमाण मिला है, ठीक है, यानी कि उसको। उसके बाद और यहाँ पे क्या क्या प्रमाण मिला है, यहाँ पे जो है हाँ कच्ची आयताकार जो है वो कच्ची आयताकार वो मिट्टी का बना मकान का प्रमाण मिला है, यानी कि मतलब आयताकार मकान मिला है, कच्ची मिट्टी का बना हुआ आयताकार मकान बना हुआ है। हाँ यहाँ एक चीज और दिखाई देता है कि यहाँ भैंस पालने का प्रमाण भी मिला हुआ है, भैंस पालने का प्रमाण। अब देखिए ये लोग खेती करता होगा तो भैंस तो एक शाकाहारी पशु है और वो वही घास को खाता है, तो हो सकता है वो खेती भी करता होगा, उसी खेत में भैंस को पालता होगा, भैंस को पालता होगा। चलिए दोस्तों आप लोग गलती नहीं मतलब ये नहीं सोचिएगा आप लोग, क्योंकि मेरा था हल्का तबीयत गड़बड़ है इसीलिए,
आप लोग मतलब गलत नहीं समझिएगा, बीच बीच में थोड़ा दिक्कत हो जा रहा है। चलिए, हाँ यहाँ पे एक चीज ये है, भैंस पालने का प्रमाण मिला है, भैंस पालने का भी प्रमाण मिला है। और उसके बाद यहाँ से जो धातु गलाने का भी प्रमाण मिला है, यहाँ से धातु गलाने का प्रमाण मिला है। इसका मतलब है कि मनुष्य अब धातु को गलाने सीख लिया है, धातु को गलाने और उसका औजार बनाता होगा वो लोग, तांबा। यहाँ क्योंकि नवपाषाण काल में तांबे का मतलब कि प्रमाण मिलता है, और तांबा का धातु बनाता होगा वो लोग, छुरी चाकू इस्तेमाल में लाने के लिए। ठीक है, ये धातु का गलाने का प्रमाण मिला है यहाँ से, ये सब चीजें ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद हाँ मतलब कि यहाँ एक कारीगर का कब्र पाया गया है, कारीगर का कब्र। इसका मतलब ये कारीगर का कब्र मिलने का मतलब ये है कि मनुष्य काय विभाजित कर लिया है। हम लोग आज भी ये चीजें दिखाई देता है, लेकिन अब हम लोग विकसित हो गए हैं, तो मतलब कोई भी कुछ काय को कर लेता है। लेकिन आप 10 साल 15 साल पीछे जाते थे तो जो जिनका जो काय होता था वही करते थे। जैसे जो आप जानते हैं कि समाज में जो होता है मतलब बनिया होता है, उनके जैसे तेली होता है, उसका काम होता है तेल बेचना। जो यादव होता है उनका काम होता था दूध बेचना। जो चमार होता है उनका काम होता है जूता सिलना। यानी काय विभाजन था दोस्तों। लोहार का काम होता था लोहा मतलब लोहा पीट करके वो धातु का वस्तु बनाना। ठीक है, आप लोग दोस्तों जाति व्यवस्था पे नहीं जाइएगा, मैं समझाना चाहता हूँ। समाज पहले ऐसे था, आज हमारा समाज शिक्षित हो गया है, आगे बढ़ रहा है इस चीज को लेकर के। ठीक है, अब महिलाएं भी हर काम को करती है, तो मेरा मकसद वो नहीं है, मेरा मतलब इंटेंशन वो नहीं है, मेरा मकसद है कि आपको समझाना, इसीलिए उदाहरण दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि समाज को जानना जरूरी है। इतिहास को पढ़ने का मतलब क्या है कि समाज को जानिए, और जब तक आप पीछे वाले चीजों को नहीं जाने तो उसमें आगे सुधार कैसे करेंगे। इसीलिए जानना बहुत जरूरी है इतिहास को। ठीक है, और इतिहास में वही मतलब इतिहास का फैसला आप तब कर पाते हैं जब आप इतिहास में जाकर के इतिहास को बताते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर मैं अकबर के बारे में बताता हूँ और मेरा विचारधारा जो है कुछ अलग है, तो मैं अकबर पे न्याय नहीं कर पाऊंगा। अकबर के मतलब अकबर को बताने के लिए मुझे पहले अकबर में ढलना पड़ेगा, मुझे पूरा अपने आप में अकबर बनना पड़ेगा। और अकबर ने जो सच्चाई, जो चीजें कहा है, जो चीजें उन्होंने लागू किया, उनको बताना पड़ेगा, तब अकबर के साथ न्याय हो पाएगा। कहने का मतलब ये है, क्योंकि जो इतिहास में बीती हुई बातें उनको सही तरीके से प्रदर्शित नहीं करेंगे तो फिर सही नहीं हो पाएगा। यही चीजें है। चलिए, तो यहाँ पे कारीगर का भी प्रमाण भी, इसका मतलब है कि मनुष्य ने काय को विभाजित कर लिया है। हो सकता है कि लोहार का काम वो अलग कर दिया होगा, कृषि करने का काम वो अलग कर दिया होगा, यानी हर लोगों का हर काम को मतलब विभाजित कर दिया होगा बोलो। यहाँ से काय विभाजन का प्रमाण दिखाई देता है। उसके बाद ये मतलब इतना बड़ा क्षेत्र है मेहरगढ़, इसीलिए नवपाषाण काल का मुख्य स्थल है मेहरगढ़। इसको ध्यान में रखना है, मेहरगढ़ की ये सारी विशेषताएं। अब चलिए, अब हम लोग पढ़ लेते थे बुर्ज होम के बारे में। चलिए, बुर्ज होम जो आपका ये जम्मू कश्मीर में। चलिए, ये आपका यहाँ से है आपका बुर्ज होम, ये आपका जम्मू कश्मीर में है। ठीक है सर, ये जम्मू कश्मीर में है। तो अब हम लोग देखते हैं बुर्ज होम के बारे में। यहाँ बुर्ज होम में क्या क्या विशेषताएं मिली है, बुर्ज होम में क्या क्या विशेषताएं मिली है। ठीक है, चलिए अब देखिए बुर्ज होम की जो विशेषताएं है, ठीक है, विशेषता है, इसका खोज तो 1935 में डी टेरा पीटरसन ने किया है। इनका जो खोज है बुर्ज होम का, ठीक है, खोज डी टेरा पीटरसन ने 1935 में किया है, 1935 में किया है। हालांकि ये सब डेट नहीं पूछा जाएगा, आप लोग बता दिए जानकारी के लिए। हाँ, यहाँ पे जो है एक चीजें है, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण मिला है, मानव प्लस कुत्ता को दफनाने का प्रमाण मिला है। अब हो सकता है ये मतलब कि जब हो सकता है कि जब एक मालिक की मृत्यु हुई होगी तो उनके साथ कुत्ता को भी दफना दिया गया होगा न। अब हो सकता है कुत्ता नहीं भी मरा होगा फिर भी दफना दिया होगा, लेकिन ऐसा हो भी सकता है कि मतलब मनुष्य मरता होगा तो एक उनका मालिक होता है कुत्ता का, तो उनके साथ उनको दफना देने का प्रमाण मतलब कि वो लोग ऐसा कुछ परंपरा बना दिया होगा।
ऐसा हो सकता है। कहीं कहीं बकरी दफनाने का प्रमाण मिला है मनुष्य के साथ, तो हो सकता है मनुष्य जिस जीव को पालतू बनाता होगा और मनुष्य की मृत्यु होता होगा तो उनके साथ दफना दिया। हो सकता है उन लोग ऐसा काल्पनिक मतलब कि कोई ईश्वरीय शक्ति या फिर कोई मतलब कि काल्पनिक शक्ति पर विश्वास करता होगा या जो भी चीजें हो, क्योंकि मनुष्य को अब अगर दफनाने लगा है तो ऐसे वो आत्मा की अमरता पर विश्वास करने लगा है। दफनाने का मतलब ये है, ठीक है। हाँ, यहाँ से गर्तावास का भी प्रमाण मिला है। गर्तावास, गर्तावास का मतलब ये है कि जो मिट्टी के अंदर में जो घर बनाया जाता है, मिट्टी को खोद करके उसके अंदर में जो घर बनाया जाता है, गर्तावास। आवास का मतलब घर, गर्त मतलब जमीन के अंदर। जैसे हम लोग भी आज पक्का का मकान बनाते हैं तो उसके नीचे वाला मतलब ग्राउंड फ्लोर के भी नीचे एक हो जाता है अंदर वाला फ्लोर, ठीक है, जमीन के अंदर। तो वही उस तरह से वो जो मिट्टी का बना हुआ गर्तावास का प्रमाण मिला है, यहाँ से ये ध्यान में रखना है। हाँ, यहाँ पे क्या है, जो हमें एक पत्थर मिला है, एक पत्थर मिला है और इस पत्थर में, ठीक है, इस पत्थर में जो है एक महिला को मतलब वो आखेट करते हुए दिखाया गया है तीर धनुष लेकर। आखेट मतलब शिकार करते हुए दिखाया गया है तीर धनुष लेकर के एक पत्थर, ठीक है। तो एक पत्थर में जो है, ठीक है, महिला को आखेट करते हुए यानी शिकार करते हुए दिखाया गया है। ये ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ मुर्गा पालन का भी प्रमाण मिला है। मुर्गा पालन यानी कि पशु के साथ, पशु तो पालता है तो साथ साथ ही एक प्रकार से पंछी ही हो गया है, ठीक है। हालांकि ये आसमान में नहीं उड़ता है लेकिन पंछी में ही आएगा। तो मुर्गा पालन का भी प्रमाण मिलता है यहाँ से, ठीक है। मनुष्य मुर्गा पालने लगा था। उसके बाद यहाँ पे जो है, हाँ, यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पशुओं को दफनाने का प्रमाण मिला है। पशुओं को दफनाने का प्रमाण मिला है कि हाँ, पशु को भी दफनाया जाता था। हो सकता है कि ये लोग ऐसा कुछ मतलब या समाज में गंदगी फैल जाता होगा या फिर इनका कोई परंपरागत मतलब विचार होगा। आज भी हम लोग यही करते हैं, वही परंपरा चलते आ रही है जो चीजें इतिहास में, ये हमारा कल्चर बन चुका है दोस्तों। आज भी देखते हैं कि हम लोग अगर कोई जीव जंतु या गाय, या हमारा गाय को हम लोग बहुत मतलब पालतू पशु मानते हैं दोस्तों। गाय को मतलब हमारे समाज में माता माना जाता है और उनकी मतलब गाय की जब मृत्यु होती है, बहुत सारे समाज में उनका बहुत सारा परंपरा चलता है। मैंने देखा है हमारा समाज में कि जब गाय की मृत्यु हो जाती है, अगर गला में रस्सी लगा हुआ मृत्यु हो जाती है, तो उस घर का एक सदस्य जो है शायद कुछ घर से मांग करके, हमारे समाज में ऐसा परंपरा है, कुछ घर से मांग करके लाता है और उनका जो है कि वो क्या दाह संस्कार में कुछ रीति रिवाज होता है, पूजा पाठ कराना पड़ता है। हमारे समाज में मैंने देखा है इस चीज को, क्योंकि गाय को हमारे समाज में माता मानी जाती है, उनका पूजा भी होता है लक्ष्मी पूजा के नाम। और हाल फिलहाल में वो है, हाल फिलहाल में लक्ष्मी पूजा आ रही है, ठीक है। 24 तारीख को आपका है दिवाली और उसके एक दिन बाद शायद काली पूजा के एक दिन बाद होता है लक्ष्मी पूजा, जिसमें गाय की पूजा की जाती है। उसमें कोई लक्ष्मी माता माना है, उसको नया रस्सी पहनाया जाता है। अब पता नहीं, हमारे समाज में तो चलता है, बिहार के लगभग क्षेत्रों में और क्षेत्र में मतलब चलता है कि नहीं, आप लोग भी कमेंट कीजिएगा, बताइएगा चलता है कि नहीं चलता। हमारे समाज में तो ऐसा चलता है, मैंने भी देखा है। हमारे यहाँ भी है गाय, यहाँ हमारे यहाँ भी होता है, लेकिन बहुत सारा परंपरा मैंने नहीं देखा। समाज में बहुत सारी परंपरा को मैंने देखा है, ठीक है। और गाय की मृत्यु के बाद दफनाया जाता है। आज भी ये कोई भी जीव जंतु मर जाता है तो दफनाया जाता है, ठीक है। हालांकि कुछ लोग गंगा में बहा देते हैं, जिससे गंगा भी दूषित हो गई है। ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों को, ठीक है। और उससे गंदगी भी फैलती है, नदी भी प्रदूषित हो रही है और इसमें सरकार अब तो ध्यान दिए है, लेकिन मतलब जब तक आपके अंदर मानवता नहीं है, समाज में मानवता नहीं आ जाती है, तब तक सरकार कितना भी कुछ कर ले, वो मतलब कानून ही बना सकती है, लागू तो हम लोग ईमानदारी पूर्वक कर सकते हैं। तो हर व्यक्ति का जिम्मेवारी है कि हम लोग भी उसका देख रेख करें, ठीक है। हर व्यक्ति को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि चलिए दोस्तों, हम लोग अपना टॉपिक में चर्चा करते हैं, ठीक है। इस चीज को भी जानना जरूरी है, मेरा काम है ये बताना, ठीक है। चलिए, कुछ लोग बुरा मान जाएंगे लेकिन आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, ठीक है। हाँ, ये सारा मतलब कि बुर्ज होम से ये प्रमाण मिलता है, बुर्ज होम से, ठीक है। यहाँ पे जो है कि गर्तावास का, मुर्गा पालन का, पशुओं को दफनाने का, यहाँ भी एक शल्य क्रिया का प्रमाण मिलता है। यहाँ भी एक शल्य क्रिया का प्रमाण मिलता है, यहाँ भी वही मतलब ऑपरेशन का प्रमाण मिलता है। और आप लोग एक चीज है मतलब कमेंट करके बताइएगा कि भारत का, हिंदुस्तान का कौन ऐसा व्यक्ति है, प्रथम शासक है, ठीक है, जिसको शल्य क्रिया के माध्यम से मतलब कि निकाला गया था, ठीक है। आप लोग बताएगा हिंदुस्तान का सबसे पहला शल्य क्रिया द्वारा मतलब जन्म लिया हुआ बच्चा कौन है या व्यक्ति कौन है,
आप लोग बताइएगा कमेंट करके। चलिए फिर आगे तो हम पढ़ाएंगे ही, आप लोगों को बताएंगे ही, ठीक है, लेकिन जो जानते होंगे वो जवाब देंगे। चलिए उसके बाद आपका गुफा कराल। गुफ कराल के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट स्थान है गुफ कराल। गुफ कराल, ठीक है, गुफ कराल। देखिए गुफ कराल की क्या विशेषताएं है गुफ कराल की, ठीक है। यहाँ से हार्वेस्टर का प्रमाण है। हार्वेस्टर आप लोग समझते होंगे, जो हमारे समाज में जो हसवा जो होता है, जिससे कि धान गेहूं काटा जाता है, वो सब जो हसवा इस प्रकार, वो हड्डी का जो है हार्वेस्टर यानी हसवा हम लिख देते हैं, हसवा का प्रमाण मिला है। ये हड्डी का है, ये हड्डी का बना हुआ है, ठीक है, हड्डी का बना हुआ ये हसवा मिला है, जिसको हार्वेस्टर भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से हड्डी की सुई का प्रमाण मिला है, हड्डी का ही सुई का प्रमाण मिला है, ठीक है। अब वो लोग हो सकता है वो लोग अब जो है कि मतलब विकसित हो गया तो कपड़ा पहनता होगा, तो कपड़ा पहनता होगा जानवर का छाल से, जो है क्या वो उत्पादन करने लगा, तो जानवर का छाल का कपड़ा नहीं पहनता होगा, कपड़ा पहनता होगा वस्त्र का, तो इसीलिए वो लोग सिलाई करने के लिए या चमड़ा का भी सिलाई करने के लिए ऐसा करता होगा। हड्डी, इसका हड्डी का जो है कि सुई मिला है, ठीक है। यहाँ से दो कक्ष वाले, अब देखिए यहाँ परिवर्तन एक चीज ये दिखाई देता है कि यहाँ से दो कक्ष वाले मकान का प्रमाण मिला है। अभी तक तो हम लोग एक कक्ष वाले मकान, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि मकान बना करके वो बीच में दीवार दे रहा है। इसका मतलब मनुष्य बौद्धिक हो चुका है, प्रतिस्पर्धा समाज में, और समाज में जो पूंजी है वो बढ़ने लगा है, नहीं। और जैसे जैसे पूंजी बढ़ेगा प्रतिस्पर्धा बढ़ेगा दोस्तों, आज का समाज हमारा यही है, ठीक है। तो यहाँ पे दो कक्ष वाले जो है मकान का प्रमाण मिला है, ठीक है, दो कक्ष वाले मकान का प्रमाण। और यहाँ से सिलबट्टा का भी प्रमाण मिला है। सिलबट्टा अलग अलग स्थान में इसको अलग अलग नाम से जानते हैं दोस्तों, कि जैसे कि हमारे समाज में इसको सिल्ला लोढ़ी कहा जाता है, कहीं कहीं पे लोढ़ी पाटी कहा जाता है, ठीक है, कहीं सिलबट्टा कहा जाता है। तो जो आप समझते हैं, ठीक है, वही है आपका। जिससे कि अब तो महिलाएं जो है, आजकल की महिलाएं तो मॉडर्न हो चुकी है, अब तो वो मशीन आ गया है, क्या कहते हैं उसको, ग्राइंडर आ गया है, उनमें महिलाएं जो है अब तो मॉडर्न हो गई। अब ज्यादा बोलना भी ठीक नहीं हो, नहीं तो बहुत सारे लोग बुरा मान जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो पहले की खाना में टेस्टी था दोस्तों, अब वो कहाँ रहा। तो हम लोग भी देखते थे, हम लोग की दादी को हम देखे थे कि बनाती थी, तो अब वो कहाँ रहा। अब तो कोई भी महिलाएं अब नहीं करते। हाँ, हमारे समाज में आज भी है, हमारे गांव में समाज में अभी भी ये चीजें है, लेकिन अब मॉडर्न हो गई है तो समाज आगे हो गया है। अब ये सिलबट्टा कहाँ, बहुत कम दिखाई देता है, ठीक है। चलिए ये सिलबट्टा। उसके बाद यहाँ से चूड़ी का भी प्रमाण मिला है, चूड़ी का। और ये चूड़ी जो बना हुआ है ये गुफा का, हाँ, ये चूड़ी जो है ये हड्डी का भी है, और प्लस में मतलब कि ये मिट्टी का भी बना हुआ है। ये अमीरी और गरीबी को प्रदर्शित करता है दोस्तों, न हो सकता होगा अमीर लोग हड्डी के, पत्थर के, चमकदार पत्थरों का इस्तेमाल करता होगा, गरीब लोग मिट्टी का। आज भी हमारे समाज में ऐसा दिखाई देता है। ये अमीरी कभी गरीबी को दर्शाता है न, ऐसा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से तकली का भी प्रमाण मिला है, तकली का भी प्रमाण मिला है। ये सारे प्रमाण यहाँ से बुर्ज से मिला है, ठीक है। हसवा मिला है, सुई मिला है यहाँ हड्डी का, ठीक है। दो मतलब कक्ष वाले मकान मिला है, सिलबट्टा मिला है, चूड़ी मिला है, तकली का प्रमाण मिला है। ये सारे प्रमाण आपका गुफा कराल से मिला है, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। उसके बाद आपका दोस्तों कोल्डिहुआ, बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है दोस्तों। ये आपका उत्तर प्रदेश में जो कोल्डिहुआ है ना, ये कोल्डिहुआ, ठीक है, ये यहाँ ध्यान में रखिएगा। कोल्डिहुआ, कोल्डिहुआ ये आपका यूपी में है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। पिछले क्लास में भी बताए, ठीक है, कि धान का प्राचीनतम प्रमाण, देखिए नवपाषाण काल का धान का प्राचीनतम प्रमाण, मतलब कि धान का प्राचीनतम प्रमाण, इसमें अंतर दिखाई देगा, ठीक है। जैसे नवपाषाण काल का धान का जो प्राचीनतम प्रमाण है ये कोल्डिहुआ से मिला है, ये कोल्डिहुआ से मिला है। और जंगली धान का प्रमाण या धान का प्राचीनतम प्रमाण जो पिछले क्लास में आपको बताया था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोग बारीकी से मेरा वीडियो देखते होंगे तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कहाँ से मिला है। फिर हम अगले क्लास में तो चलिए कर ही देंगे, लेकिन आप लोग बताइएगा,
ठीक है। तो यहाँ से नव पाषाण काल का सबसे प्राचीनतम धान का प्रमाण मिला है, नव पाषाण काल का, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, धान का प्रमाण, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए यहाँ से मिला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से, हाँ यहाँ से भी 3 संस्कृति का प्रमाण मिला है। वही आपका ताम्र पाषाण काल, नव पाषाण काल, नव पाषाण काल, उसके बाद आपका ताम्र पाषाण काल, उसके बाद आपका कांस्य काल यानी हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को हम लोग कांस्य युग कहते हैं क्योंकि वहां पे देखेंगे मनुष्य कांस्य का कुछ मतलब उपयोग करता है, इसलिए उसको कांस्य युग कहते हैं। तो ये तीनों जो है कहाँ से मिलता है, आपका कोयलेहवा से मिलता है। ठीक है, तीनों संस्कृति का प्रमाण देता है ये। ठीक है, यहाँ से घास फूस की झोपड़ी भी मिला है, घास फूस की झोपड़ी, घास फूस की झोपड़ी का प्रमाण मिला है कोयलेहवा से। ठीक है, ये आपका कोयलेहवा स्थल था। ठीक है, ये आपका, हाँ उसके बाद एक स्थल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपका बिहार का चिरांद। ये चिरांद भी इंपॉर्टेंट स्थल जो आपका बिहार में है, इससे बिहार से ज्यादा इसमें ध्यान में रखिएगा। ये चिरांद के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादा, तो चिरांद को थोड़ा चर्चा कर देते हैं। बिहार से है आपका चिरांद, ये जो बिहार का एक प्रमुख स्थल है चिरांद, इसके बारे में था चर्चा। यहाँ से भी खेती का प्रमाण मिला है, यहाँ भी वही गेहूं चना मटर धान, यहाँ भी गेहूं चना मटर धान, गेहूं चना मटर धान, ये सब उर्द जो आपका होता है, उर्द इन आदि, इन सब चीजों का प्रमाण यहाँ पे ये खेती का प्रमाण मिला है यहाँ चिरांद से। ठीक है, तो पूछ सकता है बिहार में कौन ऐसा स्थल है जहाँ खेती का प्रमाण मिला है, तो यहीं से मिला है। यहाँ से जो औजार मिले हैं वो हड्डी और पत्थर दोनों के मिले हैं। जो औजार मिले हैं यहाँ से वो हड्डी के भी बने हुए हैं प्लस में पत्थर के भी बने हुए हैं। तो पत्थर और हड्डी दोनों के औजार यहाँ मिले हैं बिहार के चिरांद से। ठीक है, हाँ यहाँ पे सार्वजनिक भोजनालय का प्रमाण मिला है। अब ये सार्वजनिक भोजनालय क्या कह सकता है, सार्वजनिक भोजनालय। अब सार्वजनिक भोजनालय अब हो सकता है या तो होटल हो सकता है उस समय, या तो फिर हो सकता है कि मतलब समाज में हो सकता है कि कुछ परंपरा बन गया होगा भोज का। तो आज भी हमारे संस्कृति बन चुका है ये भोज, मतलब मनुष्य जब मरता है तो भी भोज करना पड़ता है, और शादी विवाह में तो एकदम धूमधाम से ही चलता है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है उन लोगों ने परंपरा ऐसा बनाया होगा, या फिर होटल रहा होगा, या कुछ और मतलब कि कोई मतलब उनका संस्कृति या पूजा पाठ होता होगा, वो लोग एक स्थान में हो करके सब कोई खाना वाना भोज करते होंगे, इसीलिए हो सकता है सार्वजनिक भोजनालय का प्रमाण हो सकता है, इसीलिए ऐसा होगा। ठीक है, सार्वजनिक भोजनालय का भी यहाँ से प्रमाण, यहाँ से अग्निकांड का भी प्रमाण मिला है, अग्निकांड का प्रमाण मिला है। ये सारा आपका बिहार का चिरांद का है, ये सारा आपका बिहार का चिरांद का है, ये इम्पोर्टेंट। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा दक्षिण भारत का विशेषता बता देते हैं, तो कभी कभी पूछ सकता है नवपाषाण काल में दक्षिण भारत की क्या विशेषता है। ठीक है, तो इसमें जो नवपाषाण काल में सबसे पहले तो एक फसल है आपका रागी, दक्षिण भारत डायरेक्ट। ठीक है, दक्षिण भारत में जो सबसे पहला चीज है नवपाषाण काल में रागी जो फसल होती है, रागी का प्रमाण मिलता है दक्षिण भारत में सबसे पहले। उसके बाद यहाँ राख के टीले का प्रमाण मिला हुआ है, राख के टीले का प्रमाण मिला है। हो सकता है कि लोग एक स्थान में जब भोजन बनाते होंगे तो एक स्थान में लोग जो है कि राख को जमा करते होंगे, आज से कुछ साल पहले ऐसे होता था, हमारे समाज में भी होता था। ठीक है, यहाँ से घोड़ा चना हरा मटर, यहाँ से आपका दक्षिण भारत से घोड़ा चना, आपका हरा मटर, आपका हरा चना, ये सब का प्रमाण यहाँ से, बाजरा ज्वार, यहाँ से आपका ज्वार, ये आदि, ये सब जो है दक्षिण भारत की विशेषता है, इस कार्य की दक्षिण भारत की ये विशेषता है। ठीक है, और हाँ यहाँ से सुपारी उत्पादन का भी प्रमाण मिला है, और सुपारी जो है कि अभी भी फेमस है, दक्षिण भारत में ही उगाया जाता है, केरल तमिलनाडु
कर्नाटक के एरिया में वहाँ पे नारियल और सुपारी अधिक होता है, वहाँ की मिट्टी उस प्रकार की है, ठीक है। वो हालांकि ज्योग्राफी में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका नवपाषाण काल, पूरा हम लोग नवपाषाण काल की चर्चा कर दिए। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है ताम्रपाषाण काल, क्योंकि इसके बाद हम लोग मनुष्य देखते हैं कि यहाँ पे तांबे का खोज कर लिया है मनुष्य, और तांबे का आविष्कार करके तांबा का उपयोग करने लगा है और पत्थर का भी इस्तेमाल करता है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे ताम्रपाषाण काल, और इस बीच में देखेंगे कि मनुष्य जो है अब ये समाज बसा लिया है, उत्पादन से उपभोक्ता से उत्पादक बन गया है, और देखते हैं कि उत्पादक जब बन जाएगा इसका जो है उत्पादन अधिशेष होने लगेगा तो ये बचेगा, और जब ये बचेगा अधिशेष उत्पादन होगा, तो जब अधिशेष उत्पादन बचा हुआ माल जो है अब जो बच जाएगा वो बेचने के लिए जाएगा। जब बेचने के लिए जाएगा बचा हुआ माल, तो अब जो है कि बेचने के लिए क्या चाहिए, व्यापार की व्यवस्था चाहिए। अब व्यापार होने के लिए मार्केट चाहिए। अब जब मार्केट का निर्माण होगा तो इससे नगरीकरण की ओर जाएगा कि नहीं जाएगा समाज। अब इसी से देखेंगे आगे जो है ये आगे चर्चा करेंगे, ठीक है, कि किस तरह से समाज जो है सिंधु घाटी सभ्यता की ओर गया है, ठीक है। देखिए क्रम वाइज क्रम आज पढ़ेंगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, सब समझ में भी आएगा, डाटा भी मिल जाएगा। हाँ, आपका पूरा पाषाण काल क्लियर हो गया, यानी पाषाण काल हम लोग पूरा पढ़ लिए। आप लोगों को मतलब आज ही दोस्तों आपका पूरा नोट्स मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा पूरा नोट्स। टेलीग्राम आपका यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, आप लोग इस मतलब कि टेलीग्राम मतलब ग्रुप में जुड़ जाए, सरवन जीएस क्लासेस के नाम से है आपका टेलीग्राम, उसमें जुड़ जाए, उनमें सारा नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक चर्चा करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।